देखिए बैंकिंग चैप्टर आज रिवीजन करेंगे हम बैंकिंग का। आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बैंकिंग सुनिए बच्चों सुनो, बैंकिंग की बात करें तो बैंक हमारे दो टाइप के होते हैं। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर को लास्ट फर्स्ट जब हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यही था क्या था। देखिए बैंकिंग की बात करें तो बैंक हमारे बैंकिंग बोर्ड आता है बैंक से, तो बैंक हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक और जो एक हमारा सेंट्रल बैंक होता है और एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक। एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में फर्क क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है अपना अपना, ठीक है। मतलब सेंट्रल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक जो है वो सारी बैंकिंग स्ट्रक्चर को, मतलब हमारे कंट्री में जितनी भी फाइनेंशियल चीजें हो रही हैं, फाइनेंशियल नेचर की चीजें हो रही है, जैसे बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग वगैरह हो गया, जैसे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। तो जो जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, मॉनिटरी नेचर की ट्रांजैक्शन है, उनको मॉनिटर करना, बेसिकली सारे बैंक को मॉनिटर करने का काम जो होता है वो हमारा आरबीआई का होता है, ठीक है। आरबीआई हमारे सारे के सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। नहीं, अगर कोई दिक्कत आती है बैंक में, बैंक कोई फ्रॉड करते हैं कंज्यूमर से, या फिर बैंक कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करे, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? जो पब्लिक के बेनिफिशियल, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई फिर उनके पेनल्टीज वगैरह लगाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम। यूएस का सेंट्रल बैंक होता है फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग कंट्री के खुद के सेंट्रल बैंक होते हैं। जो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? सारे बैंक को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना करे, ठीक है। दूसरा मेन फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का होता है वो होता है करेंसी छापना, नोट छापना, ठीक है। नोट छापने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक की एक ऐसी मोनोपोली है, सेंट्रल बैंक की एक ऐसी मोनोपोली है, या सेंट्रल बैंक की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जिसको नोट छापने की अथॉरिटी मिलती है। और कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो नोट नहीं छाप सकता या नोट छाप के सर्कुलेशन में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो नोट छापने की अथॉरिटी किसके पास होती है? सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट को, जिसके जो है हमारा सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? ठीक है। तीसरा और क्या फर्क होता है? सेंट्रल बैंक याद रखना बच्चों, कभी भी पब्लिक से डील नहीं करता। सेंट्रल बैंक जो होता है वो कभी भी पब्लिक से डील नहीं करता। पब्लिक से डील क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सारे बैंक के लिए, सारे बैंक को कंट्रोल करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेट करना, कोई फ्रॉड ना करे, ये सब चीजें देखना। और ये सब उसका मेन फंक्शन यही है। अगर वो पब्लिक से भी डील करेगा तो वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। वेराज कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक डीलिंग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक के कौन से बैंक होते हैं? हमारे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका इलाहाबाद बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, येस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक, विजय बैंक, ठीक है। तो ये सारे बैंक क्या हमारे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सुनो, कमर्शियल बैंक करता क्या है? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। क्या करता है? एक्सेप्ट द डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अभी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? आप पैसे बैंक में डालने जाते हो, मना करता है पैसे लेने से? नहीं। कहीं बैंक में पैसे लेने से मना थोड़े करते हैं। आप बैंक में पैसे डालने जाओ, आपको मना थोड़े करेगा, ठीक है। तो इससे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। दूसरा, पब्लिक को क्या देता है? लोन देता है, ठीक है। तो टू ग्रांट दी लोन, इट ग्रांट दी लोन, लोन देने का काम करता है। तीसरा, तीन चीजें करता है बच्चों, एक तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और दूसरी बात हमें क्या देता है? लोन देता है। तीसरी चीज क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा पैसा, जो पब्लिक का पैसा वो लेता है, पब्लिक का जितना पैसा है, पब्लिक का पैसा जो लेता है कमर्शियल बैंक, वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है ताकि वहां से इंटरेस्ट कमा सके, ठीक है। वो पैसा कहीं पर क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर देता है। किस मोटिव से? टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट, अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट कमाने के लिए
वो कमर्शियल बैंक कहीं पर उस पैसे को क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। क्लियर है सबको? ठीक है। अब डिफरेंस डिफरेंस क्या था, डिफरेंस लिख देता हूँ शॉर्ट में। पहला डिफरेंस, इट इज द एपेक्स, एपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट, एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल, रेगुलेट and operate entire banking structure, पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट भी करता है, कहीं पे डायरेक्ट भी लिखा होता है, डायरेक्ट। ठीक है। और इट एक्सेप्ट डिपॉजिट, क्या एक मतलब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट, grants loan and makes investment to earn profit, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सब चीजें करता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इट डू नॉट डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक, ये पब्लिक से डील नहीं करता, इट डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक, ये पब्लिक से डील करता है डायरेक्टली। थर्ड पॉइंट, इसका मोटिव जो होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। हाँ, इसमें इसका मोटिव होता है अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना होता है। सारे बैंकों का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। फोर्थ, इट हैज सोल मोनोपोली, इट हैज सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी, करेंसी इशू करने की पावर सिर्फ इसी के पास है। इट हैज नो पावर टू इशू करेंसी, इसे करेंसी इशू करने की पावर नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, एग्जाम्पल आरबीआई एक ही हमारा, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी। ठीक है, लिखे रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना।
चलिए स्टार्ट करें। लिखिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लिखिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बच्चों कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का एक्सेप्ट द डिपॉजिट। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। बच्चों डिपॉजिट भी अलग अलग टाइप से एक्सेप्ट करता है। एक तो सेविंग अकाउंट, एक तो आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, एक आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। बच्चों सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क क्या होता है? सेविंग अकाउंट पे लेस इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, हार्डली 3 to 4%। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट रेट। जो सेविंग अकाउंट है ये खुलवाता है बच्चों हाउस होल्ड, और जो करंट अकाउंट है बिजनेसमैन खुलवाते हैं, जो बिजनेस का कोई बिजनेस हो, जिसका कोई बिजनेस हो। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती विड्रॉल की और डिपॉजिट की, कितना पैसा डिपॉजिट कर दो और कितना पैसा निकाल सकते हो करंट अकाउंट में। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसी नहीं कितना भी डिपॉजिट कर दो, उसमें लिमिट होती है। ठीक है, समझ आ गया? सेविंग अकाउंट कौन खुलाता है? हाउस होल्ड। और करंट अकाउंट कौन खुलाता है? जिससे कोई बिजनेस हो और किसी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें कोई जितना पैसा डाल सकते हो कितना पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, डिपॉजिट की और विड्रॉल की लिमिट नहीं होती, नो लिमिट ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, नो लिमिट ऑफ डिपॉजिट और विड्रॉल। डिपॉजिट करने की और विड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, एक तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आप कोई भी लमसम अमाउंट, लमसम का मतलब क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, आपने 10 लाख रुपीज बैंक में रख दिए फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स। 5 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप 5 साल तक अब से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें फायदा ये है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, एक और टाइप का अकाउंट होता है रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कोई बात नहीं, रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इसमें आप रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसा फिक्स करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 डाल रहे हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक कुछ पैसा फिक्स कर रहे हो। इसमें इससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट होता है, वरना इसमें भी हाई इंटरेस्ट होता है। इसका भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नहीं, इसका LIC में फर्क है। उसमें बच्चों कवर मिलता है, कवर। LIC में कवर मिलता है, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें कवर मिलता है डेथ पे या फिर कोई इंसिडेंट पे। ठीक है, इससे नहीं मिलता। समझ में आ गया बच्चों? ले रहे नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद पहला फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन लिखेंगे एडवांसिंग द लोन। इसे शॉर्ट में नोट कर सकते हो। सेकंड फंक्शन क्या? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है कि आप जब एक से ज़्यादा टाइप के अकाउंट खुलवा सकते हो, उसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आप एक से ज़्यादा टाइप के अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट से करवा लिया प्लस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग प्लस करंट, ऐसे इस टाइप में, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। किसके एग्जाम में आ रहा है? तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है?
तुम्हारे भी आ रहे हैं? हो गया? क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं आधा से ज्यादा। अगली क्लास में बच्चों एक चीज मैंने फिर छुड़वा दी, जिसका नाम है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। हमारा वही था, तुम लेट आए थे। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन नाम की एक चीज थी, तो मैंने छुड़वा दे दी, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बच्चों? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। फर्स्ट फंक्शन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। उसके बाद बच्चों छोटे छोटे से सेकंड फंक्शन होता है इसका एडवांसिंग द लोन। एडवांसिंग द लोन, लोन देता है बच्चों, दो टाइप के लोन देता है। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कौन से होते हैं? जिसकी रीपेमेंट एक साल के अंदर अंदर करनी होती है, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जो मिलता है, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। एक तो शॉर्ट टर्म लोन देता है, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है बच्चों? इसमें एक साल से ज्यादा टाइम देता है, 5 साल 10 साल, जिसमें होम लोन वगैरह हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। ठीक है, तो लोन एडवांस करता है। थर्ड पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 3, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक टाइप की बच्चों शॉर्ट टर्म लोन वाली फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? सबने सुना बैंक ओवरड्राफ्ट? आपके बैंक से पैसे नहीं है, लेकिन आप कुछ पैसा बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, जीरो बैलेंस आपके अकाउंट में, फिर भी आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हो क्योंकि आपको जरूरत है। ठीक है, वो कहलाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इस पे 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है। जो भी जितना जल्दी पे कर दो उतना ही कम इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है इसका, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। फोर्थ फंक्शन लिखेंगे, फोर्थ फंक्शन जो है वो है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन में काफी फंक्शन आते हैं। यहाँ सुनो, एजेंसी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ फंड। एजेंसी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है ट्रांसफर ऑफ फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड ट्रांसफर करने का हेल्प करता है। आपने देखा होगा आजकल आप पेटीएम, गूगल पे, एनईएफटी के द्वारा आप क्या कर देते हो? फंड को ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, फंड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है? एजेंट, एज एन एजेंट बैंक कलेक्ट करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। जैसे अगर आप बैंक को बोल दो, जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि आप फोन ईएमआई पे लेते हो, तो बैंक आपके बिहाफ पे, जहां से आपने फोन लिया, जैसे वीवो या एमआई कहीं से भी फोन लिया, आपके बिहाफ पे उनको पेमेंट करता है हर महीने। ठीक है, जब आप इंस्टॉलमेंट में फोन लेते हो तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से इंस्टॉलमेंट कट जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसे एजेंसी फंक्शन कहा जाता है। हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं वो एक बार ही जाते हैं। हाँ, मंथली जब तक इंस्टॉलमेंट खत्म ना हो जाए तब तक आपके अकाउंट से कटती रहती है। तो उसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ वेरियस फंड। ठीक है, आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट भी करता है, आपके बिहाफ पे पैसा पे भी करता है और आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट भी करता है। कलेक्ट कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है,
आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेता है आपके ब्याज पे, ठीक है, आपके अकाउंट में ऐड कर देता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो कलेक्शन का काम होता है उसका, और पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जिसे एजेंसी फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। फंड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। एक और होता है एजेंसी फंक्शन, लिखिए परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं बच्चों? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं? फॉरेन करेंसी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल दूसरे कंट्री में घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी कंट्री की करेंसी लेके नहीं जा सकते, आपको उसी कंट्री की करेंसी चाहिए, तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हो, तो आपको करेंसी खरीद के दे सकता है, ठीक है, दूसरी कंट्री करेंसी, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, ठीक है, यूएस जा रहे हो, डॉलर खरीद के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? सिक्योरिटीज का मतलब होता है बच्चे शेयर, सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर। आपके भी यहाँ पे शेयर खरीदता है और शेयर बेचने में हेल्प करता है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं आपके भी यहाँ पे खरीदने में हेल्प करता है और बेचने में हेल्प करता है। ये सारे एजेंसी फंक्शन है बच्चों। एज एन एजेंट बैंक आपके लिए ये सब चीजें करता है। ये सारे कौन सा फंक्शन कहलाते हैं? एजेंसी फंक्शन कहलाते हैं। लास्ट फंक्शन और आ गया इसका, इन पॉइंट एजेंसी फंक्शंस में क्या चीज, एक बार फिर से बोलो। सर सेकंड पॉइंट इन एजेंसी फंक्शन, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। देखो बच्चों, ओके समझाना है या फिर आप पूछ रहे हो? सर सिर्फ पूछ रहे थे, वो क्लियर नहीं था, दिख नहीं रहा अच्छा, था। ओके। यस लास्ट पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 5, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आते हैं। देखिए, एज अ जनरल यूटिलिटी, यूटिलिटी ये सारे सेकेंडरी हैं। बताता हूँ क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। सुनो, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में बैंक देता है लॉकर फैसिलिटी। बच्चों, यूटिलिटी फंक्शन जो हमारे लिए मतलब जो हमारे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, और मतलब एक्स्ट्रा बैंक जो एक्स्ट्रा देता है फैसिलिटी, डिपॉजिट और लोन देने के अलावा और क्या फैसिलिटी देगा? लॉकर फैसिलिटी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, ज्वेलरी है, ऐसी कोई प्रीशियस आइटम्स है, तो आप जाके बैंक में जाके लॉकर में जमा कर सकते हो, ठीक है। इसे यूटिलिटी फंक्शन कहा जाता है, लॉकर फैसिलिटी। ट्रैवलर्स चेक, ये टाइप की जो प्राइवेट सर्विसेज जो होती हैं वो देगा। देखिए, लॉकर फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं पर घूमने जा रहे होते हो और ज़्यादा एक्सेस कैश कैरी नहीं करना चाहते हो, तो बैंक से आप ट्रैवलर्स चेक ले सकते हो, ठीक है। जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ पर ट्रैवलर्स चेक दिखाओगे, आपको पेमेंट, आपको कैश मिल जाएगा। कितना बहुत है, देखिए जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बाकी पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं है तो कितना बहुत है। देखिए नेक्स्ट,
फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हेडिंग लिखे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। चलो लिखो। लिखिए फंक्शंस ऑफ, लिखिए पढ़ने पे तो तुम्हारा ध्यान है। लिखिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। रुको अभी क्लास में इसी का टेस्ट है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है हमारी? आरबीआई। सुनो आरबीआई के क्या फंक्शन होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन करेंसी इशू करना। इशूइंग अथॉरिटी। हाँ इशूइंग अथॉरिटी। करेंसी इशू करने का काम किसका होता है बच्चों? हमारा सेंट्रल बैंक का, या करेंसी अथॉरिटी भी कहते हैं। करेंसी इशू करने का काम किसका होता है? हमारा सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक हमारा करेंसी इशू करता है। कौन सी करेंसी इशू करता है? 1 रुपीज का कॉइन, 1 रुपये का नोट एंड कॉइन को छोड़ के बाकी सारे के सारे करेंसी इशू करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। इसके अलावा 2 रुपीज, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 ये सारे के सारे इशू करने का काम होता है आरबीआई का। ये सारे आरबीआई इशू करते हैं। 1 रुपये का नोट एंड कॉइन कौन इशू करता है? हमारा 1 रुपये का नोट एंड कॉइन इशू करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। वन रुपये के नोट एंड कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे करेंसी इशू करने का काम किसका होता है? हमारा सेंट्रल बैंक का होता है, मतलब आरबीआई का होता है। ठीक है। अच्छा, करेंसी इशू करने की पावर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन को क्यों दी गई? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका? पब्लिक फेथ, पब्लिक का भरोसा के लिए। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या है बच्चों? अगर ज्यादा लोगों को करेंसी छापने की अथॉरिटी देंगे तो फिर क्या बोलते हैं, नकली करेंसी छापने का डर होता है। ठीक है, पब्लिक फेथ के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, हाँ यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, इन नोट सर्कुलेशन। देखिए थर्ड पॉइंट,
It enables the government to control RBI, control and supervise. सुपरवाइज भी RBI, दी सेंट्रल बैंक। मतलब अगर ज्यादा लोगों को अथॉरिटी दे दी तो सुपरविजन मतलब चेक करना और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी दी है, एक ही इंस्टीट्यूट को अथॉरिटी दी है, जो है हमारा एनेबल। क्या देख रहे हो यहाँ, देखो ध्यान से, ठीक से देखा करो। हाँ दिख रहा अब तो मार खाएगा बस। ठीक से देख, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। क्या यूनिफॉर्मिटी का मतलब है, इस तरीके से देखो, अगर ज़्यादा लोगों को अथॉरिटी दी, ठीक है, तो कभी कोई कितनी करेंसी छापेगा, कभी कोई कितनी करेंसी छापेगा, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को अथॉरिटी देने से अच्छा RBI को दो यूनिफॉर्म वे में, मतलब कॉन्सिस्टेंट वे में जो है करेंसी का सर्कुलेशन होता रहेगा। जब बोलेंगे तब था, देखो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कंट्रोल करने में, सुपरवाइज करने में सेंट्रल बैंक को, क्योंकि एक ही बंदे को अथॉरिटी रहती है तो उसे सुपरविजन करने में और कंट्रोल करने में हेल्प, ठीक है। ज़्यादा को देते तो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, तो एक तरीके से टाइम खराब होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, और ढंग से सुपरवाइज भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, चलिए पॉइंट नंबर 2, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। That's a very important point. Very important point. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकर्स बैंक की। बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का बैंक कौन है? हमारा RBI। सुनो, RBI के बाद सारे बैंकों की अकाउंट होता है। जैसे मान लो SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ठीक है। सारे बैंकों का अकाउंट जो होता है वो RBI के पास होता है। इनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चेक करने की पावर होती है हमारे पास RBI के पास, ठीक है। इन सब बैंकों का अकाउंट, सब बैंकों का कंट्रोल RBI के पास होता है, ठीक है। अब RBI एज अ बैंकर बैंक RBI उनके रिजर्व को, देखो बैंकों का कुछ पैसा ना, जितना भी पैसा बैंक के पास आता है एज अ डिपॉजिट,
उसमें से कुछ परसेंट पैसा हमें आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जैसे 5%। ठीक है, मतलब कोई 100 रुपये डिपॉजिट करने आया तो 100 का 5 रुपये वो पहले आरबीआई के पास रखेंगे, 5% मतलब 5 रुपये हर बैंकों को 5 रुपये आरबीआई के पास रखेंगे, फिर वो 95 रुपीज़ को यूज कर सकते हैं, सारा पैसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई 200 रुपये जमा करने आया 200, तो उसका 5% मतलब 10 रुपये पहले वो आरबीआई में रखेंगे और इसमें से 190 वो यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब ये आगे लोन दे सकते हैं या आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, समझ रहे हो? वैसे अब बैंक एक रूल से चलता है कि सारे सब लोग एक साथ पैसे विड्रॉ करने नहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिजर्व रखते हैं, बाकी वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सुनो, एज अ बैंकर बैंक आरबीआई क्या करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो ये जो पैसा बैंकों को जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास, इसको कस्टडी में रखता है। ठीक है, इसको क्या करता है, कस्टडी में रखता है, तो इसलिए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कहलाता है। आरबीआई क्या कहलाता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व क्यों कहलाता है, क्योंकि मैंने बताया ना बैंकों को कुछ पैसा एज अ रिजर्व आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, तो उसे कस्टडी में रखने का काम होता है आरबीआई का। तो आरबीआई क्या होगा, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। देखो नेक्स्ट, कस्टोडियन का मतलब क्या हुआ, रिजर्व रखना, कस्टडी में रखना। क्या चीज कस्टडी में रखता है, जो बैंकों को पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसा वो कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। जैसे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा को 500 रुपीज मिले और आरबीआई ने बोल रखा है सबको 5% पैसा पहले मेरे पास जमा करना है, फिर आगे यूज कर सकते हो आप। तो 500 में से 5% जो है, हाँ, पहले जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, आगे वो यूज करते हैं 475। आगे वो कुछ भी करेगा पीएनबी, वो उसकी हेड है। ठीक है, जो भी डिपॉजिट होता है बैंकों के पास उसका 5% को आरबीआई को रखना होता है। तो ये चीज कस्टडी पे रखती है आरबीआई, इसे बाद में देती है जब बैंकों को कोई नुकसान वगैरह हो, तो बैंकों को कभी जरूरत पड़ेगी ना, तब ये आरबीआई को देगी। तो इसलिए कहलाता है वो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सेकंड, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब मैंने बताया ना, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब क्या हुआ, बैंकों को कुछ पैसा कहाँ रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तो आरबीआई अपने पास कस्टडी रखती है। और ये कब देती है, जब बैंकों को कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, या बैंक लूट के चल जाए, कोई बैंकरप्ट जिसे कहते हैं, बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, बैंकरप्ट कब होता है, सुनो, बैंक से लूटने से बैंकरप्ट नहीं होता। देखो बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, मान लो बैंक का काम क्या होता है, लोन देना आगे। ठीक है, जैसे अभी हुआ था येस बैंक में, येस बैंक में स्कैम हुआ था। ठीक है, या फिर जो एचडीएफसी वगैरह में हुआ था, जैसे किंगफिशर में हुआ था, किंगफिशर में स्कैम हुआ था। तो किंगफिशर में बहुत सारे बैंकों से लोन ले रखा था। अब किंगफिशर चला गया सारा का सारा पैसा लेके, तो बैंक ने जो लोन दिया था किंगफिशर को, वो सारा का सारा पैसा डूब गया। ठीक है, इसी को हम बैंकरप्ट कहते हैं। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, बैंक ने जो पैसा लोन दिया था वो रिकवर नहीं कर पा रही है, हाँ, लॉस में चली गई। ठीक है, समझ में आया? तो उस समय वो अपने बैंक को चलाने के लिए पैसा कहाँ मांगने जाएगा, तो सबसे लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता है आरबीआई। तो आरबीआई के पास पैसा मांगने आते हैं, तो इसे आरबीआई क्या कराता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब बैंक लॉस में चले जाते हैं और बैंकों को कोई ऑप्शन नहीं बचता, बैंकों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो पैसे कहाँ मांगे, तो वो लास्ट ऑप्शन उनके पास बचता है, किसके पास, आरबीआई। इसलिए आरबीआई क्या कहलाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सेटलमेंट। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि आरबीआई के पास एक ऑफिस होता है जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस का ऑफिस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होगा, सुनो, मान लो दो बैंकों में लड़ाई चल रही है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, दो बैंकों में लड़ाई चल रही है। अब सिर्फ आरबीआई के पास सारे बैंकों का अकाउंट है, तो इस लड़ाई को सॉल्व करने का काम कौन करेगा, आरबीआई। इस लड़ाई को सॉल्व करने का काम कौन करेगा, आरबीआई। अब आरबीआई ने सोचा, आरबीआई ने कंक्लूजन निकाला कि एसबीआई के पैसे बनते हैं, मान लो 10 करोड़ एसबीआई को बनने चाहिए और बैंक ऑफ बड़ौदा पे करेगा।
और ये दोनों सॉल्व नहीं कर रहा है पा रहे आपस में, तो इनके जो बैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं आरबीआई के पास, इनके बैंक के ऑफिसर्स आरबीआई के पास जाते हैं, ऑफिसर मतलब एक तरह के एम्प्लॉइज हो गए, आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करो। ये डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम कौन कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई में क्लियरिंग हाउस होता है जहाँ पर आरबीआई के मेंबर्स होते हैं जो इनके डिस्प्यूट को सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सिंस आरबीआई के पास सब बैंकों का अकाउंट होते हैं, तो आरबीआई एक बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे बैंक के अकाउंट में डाल देता है। कैसे? डेबिट और क्रेडिट के थ्रू। बताया था ना, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया एक के, और जिसका पैसा बनता है उसके अकाउंट में पैसा डाल देना, उसे क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट के थ्रू उनका जो डिस्प्यूट होता है उसे क्लियर कर देता है, उसी को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियर है? नोट करें फिलहाल। बच्चों लास्ट पॉइंट सुपरवाइजर। आरबीआई क्या है? सुपरवाइजर है, सुपरवाइज करने का काम करता है। किसको सुपरवाइज कर रहा है? सारे बैंकों को सुपरवाइज करता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना करे। नहीं, इसी का पॉइंट है ये। पॉइंट कंबाइंड था बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक से आपको ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं, और एज अ सुपरवाइजर क्या करता है? वो सुपरवाइज करता है सारे बैंकों को कि कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी ना करे, और अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो उसको पेनल्टी लगाते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन के समय कुछ बैंक फेक अकाउंट खोल रहे थे, ठीक है, तो उस समय आरबीआई ने फिर उस पर पेनल्टी लगाई थी। ठीक है, फेक अकाउंट खोल के उनमें पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, पता था ना, डीमोनेटाइजेशन मतलब लोग पैसा जमा करने जा रहे थे अपना, और उस समय पैसे भी निकाल रहे थे, न्यू करेंसी ले रहे थे। ठीक है, तो उस समय आरबीआई ने पेनल्टी लगाई थी काफी बैंकों को। तो यही काम होता है आरबीआई का, सुपरवाइज करना, कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है, नोट करें। आज के लिए सही है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कवर कर दें।